गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम कुछ एक एमिनो एसिड के बारे में पढ़े थे। टोटल 20 एमिनो एसिड थे वहाँ पे। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एमिनो एसिड, यानी कि एमिनो एसिड को कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है उनको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो अगर बेसिक बात करें तो एमिनो एसिड को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है: एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एंड न्यूट्रल, डिपेंडिंग अपॉन रिलेटिव नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, NH2 जो है वो बेसिक नेचर कैरी करता है एंड COOH जो है वो एसिडिक नेचर कैरी करता है। तो जिस ग्रुप के अंदर COOH होगा और NH2 होगा वो हो जाएगा न्यूट्रल। एक COOH एक NH2 दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल करते हैं, तो वो हुए न्यूट्रल। जहां पे NH2 ज्यादा होगा वो हो जाएगा बेसिक, और जहां पे COOH ज्यादा होगा वो हो जाएगा एसिडिक। क्लियर? चलो, तो हमने जो टेबल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन के अंदर एक NH2 और एक COOH, तो ये न्यूट्रल हुआ। ठीक है, उसके बाद एलेनाइन की बात करते हैं तो उसके अंदर भी एक COOH एक NH2, वो भी न्यूट्रल। वैलिन एक COOH एक NH2, वो भी न्यूट्रल। ल्यूसीन न्यूट्रल। आइसोल्यूसीन न्यूट्रल। अब यहां से आता है आर्जिनिन। आर्जिनिन जो है उसके पास 3 NH2 ज्यादा है। देखो, इस जो R लगाया है, R के अंदर 3 NH2 है, तो ये हो गया बेसिक। फिर लाइसीन, वहां पे भी NH2 है, तो NH2 ज्यादा हुए, 2 NH2 एक COOH हुआ, तो वो भी बेसिक हुआ। ग्लूटामिक एसिड COOH आया तो उसकी वजह से ये हुआ एसिडिक। वैसे ही एस्पार्टिक भी हुआ एसिडिक। तो ये दोनों एसिडिक, ये दोनों बेसिक, बाकी के न्यूट्रल। यहाँ पे अमाइड है, तो अमाइड ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, तो वो हो जाएगा न्यूट्रल। वैसे ही एस्पार्जिन भी हो जाएगा न्यूट्रल। यहाँ पे OH है, न्यूट्रल। OH न्यूट्रल, SH न्यूट्रल, ईथर थायोईथर सॉरी न्यूट्रल, C6H5 न्यूट्रल, फिनॉल न्यूट्रल। यहाँ पे NH है, उसकी वजह से ये हुआ बेसिक। फिर यहाँ पे भी NH है, ये भी हुआ बेसिक। और ये तो पूरा ही एमिनो एसिड है। देखो यहाँ पे CH2 CH2 CH2, ये भी न्यूट्रल। तो टोटल हमारे पास 4 ऐसे एमिनो एसिड है जो कि बेसिक है, और 2 ऐसे एमिनो एसिड है जो कि एसिडिक है। ग्लूटामिक एंड एस्पार्टिक एसिडिक हुए, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टाडीन एंड ट्रिप्टोफान ये हुए 4 बेसिक। बाकी के 14 जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, चलो। इक्वल नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्साइल ग्रुप मेक्स इट न्यूट्रल, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर मोर नंबर ऑफ एमिनो then carboxyl make it basic and more number of carboxyl compared to amino make it acidic। तो 2 एसिडिक, 4 बेसिक और 14 न्यूट्रल। द एमिनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, हमारा बॉडी जो एमिनो एसिड बनाता है उसे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कहा जाता है। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी बनाती है, ये दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ। पहले एसिड बेस न्यूट्रल में कन्वर्ट किया, अब हम कन्वर्ट करेंगे नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल। अब नॉन एसेंशियल का मतलब ये है ऐसे एमिनो एसिड जिसको हमें बाहर से, नेचर से लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बॉडी खुद क्रिएट करता है। अब ऐसे कौन से हैं? तो जहाँ पे टेबल में स्टार नहीं किया है वो हमारी बॉडी बनाती है, जैसे कि प्रोलीन बॉडी के अंदर बनता है। फिर आता है टाइरोसिन, बॉडी के अंदर बनता है।
सिस्टाइन बॉडी के अंदर बनता है, सीरीन बॉडी के अंदर बनता है, आर्जिनिन बॉडी के अंदर बनता है, ग्लूटामीन बॉडी के अंदर, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, फिर आता है एलेनाइन एंड ग्लाइसिन। तो इतने एमिनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी बनाती है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, फूड में लेने की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी खुद बनाती है। अब ऐसे एमिनो एसिड जिसको बाहर से लेने की जरूरत है, ऐसे फूड सोर्सेस, ऐसे एमिनो एसिड को एसेंशियल एमिनो एसिड कहा जाता है। देखो, ऑन द अदर हैंड दोज विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट फूड आर नोन एज ए एसेंशियल एमिनो एसिड। टेबल में जो मार्क किए हैं, स्टार किए हैं, वो सारे बाहर से फूड से मिलते हैं, जैसे कि हिस्टाडाइन फूड से मिलता है, ट्रिप्टोफान फूड से मिलता है, फिनाइल एलेनाइन फूड से मिलता है, मिथियोनाइन फूड से मिलता है, फिर थायरोनिन फूड से मिलता है, फिर लाइसिन फूड से मिलता है, आर्जिनिन फूड से मिलता है, आइसोल्यूसिन फूड से मिलता है, ल्यूसिन फूड से मिलता है एंड वेलाइन फूड से मिलता है। तो टोटल 10 ऐसे एमिनो एसिड है जो एसेंशियल है, बाहर से हमें लेने पड़ते हैं, बॉडी नहीं बना पाती, और 10 ऐसे एमिनो एसिड है जो बॉडी बनाती है, टेबल में दिए हैं उनमें से। सो टोटल 10 नॉन एसेंशियल आपको दिए हैं और 10 एसेंशियल दिए हैं टेबल के अंदर। ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है टेबल के हिसाब से, ठीक है। चलो, आफ्टर दैट अब बात करते हैं उसके रेजोनेंस के बारे में, एमिनो एसिड का जो रेजोनेंस है उसके बारे में। एमिनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड्स, बट बॉडी के अंदर वो सॉलिड नहीं होते, वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होते हैं। ब्लड और सेल लिक्विड के अंदर वो डिजोल्व हुए होते हैं क्योंकि वो वाटर सॉल्यूबल है। दूसरी बात, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और वो सोल्ट के जैसे बिहेव करते हैं, एसिड या बेस की तरह बिहेव नहीं करते, वो सोल्ट के जैसे बिहेव करते हैं क्योंकि 14 एमिनो एसिड थे, न्यूट्रल थे। क्यों? एज ए सॉल्ट और एज ए एसिड और बेस की जगह वो एज ए सॉल्ट बिहेव क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होते हैं वो ज्विटर आयन क्रिएट करते हैं। कौन सा? ज्विटर आयन। अब ये ज्विटर आयन क्या होता है? ऐसा आयन जो कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों कैरी करता है, लेकिन उसके अंदर टोटल चार्ज 0 होगा। टोटल चार्ज 0 क्योंकि एक पॉजिटिव होगा पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट होगा। ऐसे आयन को ज्विटर आयन कहते हैं। अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड H+ डोनेट करता है प्रोटॉन और अमाइन NH2H+ एक्सेप्ट करता है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड ने डोनेट किया वो NH2 एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ से अगर H+ निकलेगा तो ये H+ जो है वो H+ NH2 कैरी करेगा, तो COO- हो जाएगा, NH2 प्लस NH3 कन्वर्ट हो जाएगा, तो बनाएगा ज्विटर आयन। ये कंटिन्यूस रेजोनेंस होता रहेगा, ठीक है। दिस बिहेवियर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल। वो एज ए सॉल्ट क्यों काम करता है? क्योंकि उसके अंदर एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है। इन एक्वियस सॉल्यूशन, कार्बोक्सिल ग्रुप कैन लूज प्रोटॉन एंड एमिनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन। उसकी वजह से सिंपली दे गिव अ डाइपोलर आयन नोन एज ए ज्विटर आयन, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव एंड। दिस इज न्यूट्रल बिकॉज दे कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बोथ। तो ज्विटर आयन का टोटल चार्ज 0 क्योंकि उसके अंदर COO- भी है, NH3+ भी है। इन ज्विटर आयन फॉर्म, amino acids show amphoteric behavior, so they can act as a acid and base both. अगर सामने एसिड आया तो वो एज ए बेस काम करेगा, अगर सामने बेस आया तो वो एज ए एसिड काम करेगा। एम्फोटेरिक हुआ बाय नेचर, ओके। तो ये हुआ उसका तीसरा एक्चुअली क्लासिफिकेशन। आफ्टर दैट 4th क्लासिफिकेशन,
ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ग्लाइसिन एक ही ऐसा है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि आप देखो ग्लाइसिन का हमने जो लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर बनाया था उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये हुआ ग्लाइसिन पहला वाला। अब यहाँ पे एक ही कार्बन है, कायरल कार्बन ढूंढो, तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, उसकी वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ग्लाइसिन जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि ये जो CH है वो CH कायरल कार्बन बनेगा, दैट्स वाई। तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव हुए बाकी के सारे तो वहां पे D and L कन्फिगरेशन मिलेगा, लेकिन मोस्ट नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड हैव L कन्फिगरेशन, यानी कि L एमिनो एसिड रहेंगे सारे के सारे, और वहां पे NH2 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाएगा। अगर हम फिशर प्रोजेक्शन लिखेंगे तो NH2 कहाँ लिखना होगा? ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड, हाइड्रोजन ऑन द राइट हैंड साइड। क्लियर? ग्लाइसिन एक ही ऐसा एमिनो एसिड है जो बाय नेचर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, अब हम प्रोटीन बनाएंगे। एमिनो एसिड जो था वो था मोनोमर, काफ़ी सारे मोनोमर एक करने से मिलेगा प्रोटीन। तो अब हम प्रोटीन बनाएंगे, यानी कि हमने मोनोमर के बारे में डिटेल में स्टडी किया, तो अब हम मोनोमर से जाएंगे प्रोटीन की ओर। ठीक है, आफ्टर ऑल टॉपिक तो हमारा प्रोटीन ही था। देखो चलो, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हमने 10th का एक पुराने सिलेबस में टॉपिक था पॉलीअमाइड कंपाउंड बनाना। पॉलीअमाइड कंपाउंड बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से और अमाइन से। पॉलीअमाइड कंपाउंड किनसे बनते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइड से। अमाइड से हाइड्रोजन निकलता है और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलता है। देखो आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड लिया है RCOOH। कौन सा कंपाउंड लिया है? RCOOH। और दूसरा जो कंपाउंड लिया है वो मैंने लिया है RNH2। ठीक है, अब क्या होगा? तो यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से एक H निकलेगा। OH and H मिलके H2O रिलीज कर देंगे। क्या रिलीज हो जाएगा? H2O। अब यहाँ पे कार्बन का एक बॉन्ड एम्प्टी हुआ, लिखते हैं चलो RC⋯O। ठीक है, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड एम्प्टी हुआ, वो नाइट्रोजन से लिंकेज होगा NH से, तो हमारे पास CONH फंक्शनल ग्रुप मिला, जो कि हमें देता है पॉलीअमाइड। हम पॉलीएस्टर और पॉलीअमाइड बनाते थे 10th में, एक्चुअली 10th का टॉपिक है, लेकिन आपके NCERT सिलेबस के आने की वजह से वो आप इस सिलेबस से रिमूव किया गया था। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना है प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एमिनो एसिड है वो एमिनो एसिड कुछ इस तरह से ही काम करता है। कैसे? देखो तो CH होगा, एक्चुअली हमारे पास ये रेडीमेड है, चलो CH के ऊपर COOH है और NH2 है। अब ऐसा ही हमने दूसरा एक लिया, तो यहाँ पे क्या होगा? तो जो हमारा CH है वो आपको पता है R से कनेक्ट होगा, राइट? दोनों जगह पे R से कनेक्ट होगा, तो यहाँ से COOH से OH निकलेगा और यहाँ NH2 से H निकलेगा। ये दोनों कनेक्ट हो गए तो उनसे बनेगा RCH NH2, और इस तरफ से C⋯O यानी कि CO, और यहाँ से आएगा NH। तो CONH लिंकेज हुआ, समझ में आया आपको? और यहाँ से कनेक्ट होगा CH R और COOH। वैसे ही वापस यहाँ से कनेक्ट होगा। तो ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे एमिनो एसिड एक दूसरे से कनेक्ट हो गए और उनमें से प्रोटीन मिलेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट यहाँ से हमने रिमूव किया था, H2O रिमूव किया था और अमाइड ग्रुप बनाया CONH, अमाइड लिंकेज है।
उस लिंकेज को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। कैसा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। देखो यहां पे, तो ये हमारा ग्लाइसिन दिया है हमें, और ग्लाइसिन को उन्होंने एलेनाइन के साथ रिएक्ट करवाया। देखो यहां से H रिमूव होगा और यहां से OH रिमूव होगा और CONH लिंकेज हुआ। ये हो गया पेप्टाइड लिंकेज, और यू कैन से पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? किसके बीच में? ग्लाइसिन और एलेनाइन। तो ये हमने बनाया ग्लाइसिल एलेनाइन बनाया है हमने। ठीक है, ग्लाइसिल एलेनाइन। ओके, अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकाला है और वो जो एमिनो एसिड होगा उसको आगे लिखना है। हमने ग्लाइसिन से COOH के OH को निकाला तो वो हो जाएगा ग्लाइसाइल। देखो यहाँ पे ग्लाइसाइल लिखा है, ग्लाइसाइल एलेनाइन। ओके, तो ये हमने पेप्टाइड लिंकेज बनाया, यानी कि जैसे हम पॉलीअमाइड बनाते थे वैसे ही यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को यूज किया है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, अगर हमने तीसरा मोलेक्यूल, ये डाइपेप्टाइड हुआ, अगर तीसरा मोलेक्यूल भी एमिनो एसिड का लगाया तो ट्राइपेप्टाइड हो जाएगा, चौथा लगाया तो टेट्रापेप्टाइड हो जाएगा, पांचवा लगाया तो पेंटापेप्टाइड, 6 लगाया तो हेक्सापेप्टाइड, वैसे 10 तक आप बना सकते हो। ठीक है, you have already read that proteins are polymers of alpha amino acid and they are connected to each by peptide bond or peptide linkage। और ये पेप्टाइड लिंकेज क्या है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया अभी। ठीक है, केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इज अ अमाइड फॉर्म्ड बिटवीन द COOH and NH2 group। As I told you, the reaction between two molecules of similar or a different amino acid proceeds through combination of amino acid of one molecule and a carboxyl group, amino group of a one molecule and carboxyl group of the another। कार्बोक्साइल से OH निकलेगा, एमिनो से H निकलेगा, जो हमें मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा CONH। CO से कनेक्ट होगा CHNH2NR एंड NH से कनेक्ट होगा CHCOOHR। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड, बिकॉज हमने 2 मोनोमर कनेक्ट किए तो बना डाइपेप्टाइड, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 एमिनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल जो इन्होंने लिखा है, when carboxyl group of a glycine combines with the amino group of alanine gives us dipeptide glycyl alanine। अगर हमने उल्टा किया होता तो बनेगा एलेनाइल ग्लाइसिन। उल्टा करोगे तो एलेनाइल ग्लाइसिन। अगर 3 हो गए एमिनो एसिड कंबाइन होके तो 2 मॉलिक्यूल रिलीज हो गए वाटर के और हमें देगा ट्राइपेप्टाइड। अगर हमने ट्राइपेप्टाइड बनाया तो वहां पे 2 पेप्टाइड लिंकेज मिलेंगे, ये पहला और दूसरा यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने 4, 5 और 6 एमिनो एसिड लगाए तो उनमें से टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड एंड हेक्सापेप्टाइड बनेगा, और टेट्रापेप्टाइड में 3 पेप्टाइड बॉन्ड, पेंटापेप्टाइड में 4 पेप्टाइड बॉन्ड एंड हेक्सापेप्टाइड के अंदर 5 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। When number of such amino acid is more than 10, they are known as a polypeptides। 10 से ज्यादा एमिनो एसिड लगाए तो वो कहा जाएगा पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अभी तक प्रोटीन की बात नहीं की है, पॉलीपेप्टाइड तक ही पहुंचे हैं हम। चलो, a polypeptide with more than 100 amino residues, 100 से ज्यादा एमिनो एसिड अगर कनेक्ट हो गए और उनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 एटॉमिक मास से भी ज्यादा होगा, तब उसे हम प्रोटीन कह सकते हैं। यह प्रोटीन का डेफिनेशन हुआ। कौन सी कंडीशंस? सबसे पहले ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसके अंदर 100 से ज्यादा एमिनो एसिड है, अल्फा एमिनो एसिड। दूसरा कंडीशन, उसका एटॉमिक मास 10,000 से भी ज्यादा होना चाहिए।
तब उसे हम प्रोटीन कह सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा मॉलिक्यूल हुआ। आपने डाइजेशन में पढ़ा था कि हमारे स्टमक के अंदर पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के पीसीस बना देता है, क्योंकि प्रोटीन इतना बड़ा पॉलीमर है उसको डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। उसकी वजह से उस प्रोटीन को ब्रेक करना पड़ेगा, जहाँ पे पेप्सिन काम करता है, पॉलीमर को क्रैक करता है वो। ठीक है, आप सोच सकते हो अब कि वो कितना बड़ा मॉलिक्यूल है और क्यों उसका डाइजेशन हार्ड है। ठीक है, हावेवर कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस भी है जहाँ पे 100 से कम एमिनो एसिड जुड़े हैं फिर भी वो प्रोटीन कहा जाता है। जैसे कि अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन इज नॉट वेरी शार्प। आप पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन के बीच में डिफरेंस इजीली नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ऐसे पॉलीपेप्टाइड भी है जिनके अंदर थोड़े कम एमिनो एसिड है फिर भी वो प्रोटीन कहा जाता है। जैसे कि इंसुलिन जो है उसके अंदर 51 ही एमिनो एसिड है, 100 से ज़्यादा नहीं है, 51 एमिनो एसिड है और उसका वेट भी 10,000 से कम है, फिर भी वो प्रोटीन कहा जाता है। इंसुलिन कहाँ यूज़ होता है आपको पता है, डायबिटिक पर्सन के लिए वो यूज़ होता है इंसुलिन प्रोटीन। ओके, चलो अब हम बात करते हैं एक और क्लासिफिकेशन के बारे में। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन उनके मॉलिक्यूलर शेप के बेस पे दो चीज़ों में किया जाता है। पहला है फाइबरस प्रोटीन और दूसरा है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ओके, फाइबरस प्रोटीन, व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल and are held together by hydrogen and disulfide bonds, then fiber like structure is formed. Such protein are generally water insoluble. चलो, फाइबरस प्रोटीन की प्रॉपर्टीज, उसके पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल होते हैं, ये पहला प्रॉपर्टी। वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी। उसका तीसरा प्रॉपर्टी है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, और उसका चौथा प्रॉपर्टी है वो पानी में इनसॉल्युबल है। कुछ एक एग्जांपल दिए है। सबसे पहला है केराटिन, जो हेयर के अंदर होता है। केराटिन कहाँ पे होता है? केराटिन प्रोटीन, हेयर, वूल, सिल्क, ऐसी चीज़ों में केराटिन होता है। फिर आता है मायोसिन। मायोसिन कहाँ होता है? मसल्स के अंदर होता है। तो ये दोनों फाइबरस प्रोटीन है, ठीक है, बॉडी के अंदर मिलते हैं। आफ्टर दैट हम बात करते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बारे में। दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन अ चेन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड कोइल्ड अराउंड एंड गिव अ स्फेरिकल शेप। दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। चलो, ये स्फेरिकल होते हैं शेप में, ये उनका पहला प्रॉपर्टी है। चेन्स जो है स्फेरिकल होती है, ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी पानी में सॉल्युबल है, ठीक है। और उनके दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक तो इंसुलिन 51 एमिनो एसिड से बना हुआ ग्लोब्यूलर है, और एल्ब्यूमिन ये दूसरा एमिनो एसिड, ठीक है। ये दोनों ग्लोब्यूलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ओके, सो अभी तक हमने प्रोटीन के बारे में डिटेल में बात की। अब जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, तो अच्छे से सुनना। ग्लोब्यूलर प्रोटीन तक आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है, आगे का प्रोटीन का पोर्शन सिलेबस से निकाल दिया गया है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस से हटा दी गई है। तो ये कुछ आपको स्टडी नहीं करना है, फिर भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद डी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ प्रोटीन भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो वो भी हमें स्टडी नहीं करना है। आप सोच सकते हो ये चैप्टर नियरली 60% रिड्यूस किया है उन्होंने। उसके बाद चलो 2 क्वेश्चन है, पहले उनको आंसर करते हैं, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है
the melting points and the solubility in water of amino acid are generally higher than that of the corresponding halo acids. Why? एमिनो एसिड के मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, उनकी पानी में सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा है कंपेयर टू हेलो एसिड्स। हेलोजन एसिड के कंपेयर में उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। क्यों? जैसा कि हम देख सकते हैं, हेलोजन एसिड्स जो है वो पोलर होते हैं, उसकी वजह से पानी में सॉल्युबल भी है। लेकिन जब हम एमिनो एसिड्स की बात करते हैं तो आपने देखा था, यहाँ पे देखो, एमिनो एसिड ज्वीटर आयन बनाते हैं। तो यहाँ से आपको आंसर लिखना होगा, एमिनो एसिड जो है वो COOH एंड NH2 दोनों कैरी करते हैं। एमिनो एसिड COOH एंड NH2 दोनों कैरी करता है और वो ज्वीटर आयन बनाते हैं, उनकी वजह से वो डाइपोलर आयन बनाते हैं। और डाइपोलर आयन एक दूसरे के साथ अच्छे से लिंकेज कर सकते हैं, जुड़ के रह सकते हैं, तो उनके बीच का वांडरवाल्स फोर्स भी ज़्यादा होगा। उनकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट हैलोजन एसिड से ज़्यादा है, क्योंकि हैलोजन एसिड में ऐसा कुछ होता नहीं है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो बिकॉज ऑफ डाइपोल आयन वो पानी के साथ अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं कंपेयर टू हैलोजन एसिड्स। तो ये रीज़न है कि हैलोजन एसिड्स जो है वो कम मेल्टिंग पॉइंट कैरी करते हैं और कम पानी में सॉल्युबल होते हैं कंपेयर टू एमिनो एसिड्स। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी उसका आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन एग गो आफ्टर द बॉइलिंग द एग। अब एग हर किसी ने देखा होगा, टूटा हुआ और जुड़ा हुआ, ठीक है। उसके अंदर लिक्विड एग रहता है, ऑब्वियसली पानी भी रहेगा वहाँ पे, ठीक है। जब आप उस एग को बॉईल करते हो वो स्पॉन्ज लाइक हो जाता है, अंदर का जो लिक्विड है वो पूरा गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एग के अंदर जो प्रोटीन है जब आप उसको बॉईल करते हो वो डीनेचर्ड हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, उसका कोगुलेशन हो जाता है, यानी कि वो एक सॉलिड कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, कोगुलेशन होता है उसका। कोगुलेशन आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे क्या होता है। कोगुलेशन होने के बाद वो जो प्रोटीन है वो एग के अंदर जो पानी है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड से एब्जॉर्ब कर लेगा। उसकी वजह से जब आप एग को बॉईल करते हो, एग के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा कोगुलेटेड प्रोटीन से। क्लियर? आफ्टर दैट एंजाइम नाम का टॉपिक भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये भी आपको प्रिपेयर नहीं करना है। एंड देन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम भी हटा दिया है, अगर एंजाइम हटाया है तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम भी हटा दिया है। फिर बात आती है विटामिन्स की। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, लेकिन एज आई टोल्ड यू सिलेबस से विटामिन्स को भी निकाल दिया गया है, तो हम विटामिन्स को भी स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स भी स्टडी में नहीं होगा हमारे लिए, तो ये पूरा टेबल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था वो भी हम नहीं पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही बड़े इंसान का नाम लिखा है, जेम्स डेवे वॉटसन। बायोलॉजी के बच्चों को पता होगा ये कौन है, ठीक है, और केमिस्ट्री के बच्चों को अब पता चलेगा कौन है, यानी कि मैथ स्टूडेंट्स को। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। याद रखो, कार्बोहाइड्रेट से एक क्वेश्चन होगा डेफिनेटली, और एक क्वेश्चन डेफिनेटली प्रोटीन से बिलोंग करता है, एमिनो एसिड्स से। तो ये दोनों टॉपिक आपको बहुत ही इजी चैप्टर है, अच्छे से प्रिपेयर करना है और बाय हार्ट उसको याद रखना है, क्योंकि जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स थे उनको यहाँ से निकाल दिया गया है। ओके,
So that was all for this lecture. We will continue from nucleic acid in the next lecture. Thank you so much.